हेलो गाइस। जय श्री कृष्ण। आज हम एनिमल बिहेवियर का पार्ट सेकंड जो हमारा रह गया था कल, उसको डिस्कस करेंगे। यह इथोलॉजी के अंदर लगता है टॉपिक। बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड है, इथोलॉजी एंड एवोल्यूशन। उसके उसके अंदर यह टॉपिक लगता है। एनिमल बिहेवियर और लर्निंग के बारे में हम लास्ट स्लाइड में पढ़े थे कि एनिमल बिहेवियर जो होता है वह दो प्रकार का होता है, सिंपल लर्निंग, कॉम्प्लेक्स और एसोसिएटिव लर्निंग। सिंपल लर्निंग फर्दर दो प्रकार की होती है, सेंसिटाइजेशन, हैबिटुएशन। कॉम्प्लेक्स और एसोसिएटेड लर्निंग चार प्रकार की होती है, कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग, इंसाइट लर्निंग और इम्प्रिंटिंग। कंडीशनिंग दो प्रकार की हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आज की क्लास में हम इन सारे प्रकारों को वन बाय वन करके देख लेंगे। सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन जो होता है एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने कोई स्टिमुलस, ये कोई प्राणी है और इसको हमने कोई स्टिमुलस दिया है, तो धीरे धीरे वो इस का जो रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस के प्रति प्राणी का, वो बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे कि ये आपने बार बार स्टिमुलस दे रहे, रोज इसको वही स्टिमुलस दिया जा रहा है इस प्राणी को, तो इसका जो रिस्पॉन्स करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए जैसे कि हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक चूहा है, उसको हम रोशनी दिखा रहे हैं, तो रोशनी के प्रति उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बिजली का तार ले जाकर उसके पास रख देते हैं, फिर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बिजली का तार ले जाकर उसको टच करवा देते हैं, तो चूहा जो है वो उछलेगा। उछलेगा मतलब उसमें रिस्पॉन्स आएगा। ये जो रिस्पॉन्स उसका धीरे धीरे बढ़ा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंसिटाइजेशन कहते हैं। सेंसिटाइजेशन नॉन एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस है। इसको नॉन एसोसिएटेड लर्निंग प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया है, कोई चीज नहीं रखी है, इसलिए, और इसको किसी के साथ अनुबंधित नहीं किया है, सीखने को किसी के साथ अनुबंधित नहीं किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। जिसमें किसी स्टिमुलस को बार बार देने से रिस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ता है। तो बोला कि जो भी स्टिमुलस होगा, जो भी संकेत होगा, उसको अगर अपन बार बार देंगे तो रिस्पॉन्स जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सेंसिटाइजेशन सीखने का आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका को सीखने के लिए, तो लर्निंग के लिए, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, सेंसिटाइजेशन ही होगा। यह किसी खास स्टिमुलस के बार बार संपर्क में आने से रिस्पॉन्स की ताकत में बढ़ोतरी है। अभी बोला कि ये कोई जानवर है, इसको हम बार बार एक ही स्टिमुलस देंगे और वो स्टिमुलस कैसा होगा, खास होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तब इसके प्रति रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंसिटाइजेशन कहते हैं। यह कुछ भी सीखने के लिए जरूरी है। अगर अपन को कुछ भी सीखना है तो उसके लिए सेंसिटाइजेशन का होना जरूरी है। हमें कोई स्टिमुलस मिल रहा है या किसी भी प्राणी को कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है और उसके प्रति वो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वो क्या सीखेगा? बिना रिस्पॉन्स के वो सीख नहीं सकता, बिना रिस्पॉन्स के सीख नहीं सकता, और बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी स्टिमुलस को काफी बार दोहराया जाए तो जानवर सीख जाएगा। इस तरह का व्यवहार छोटे से लेकर बड़े जानवरों में बहुत आम है। चाहे जानवर कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो चाहे जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दोनों में ही इस प्रकार का सेंसिटाइजेशन देखने को मिल सकता है। स्टिमुलस देने पर वो उस व्यवहार को सीख जाएगा। जैसे कि एक आम चूहा जैसे कि एक चूहा आम तौर पर किसी आसान स्टिमुलस जैसे रोशनी की चमक पर बहुत कम या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है। अभी मैंने बताया था ये चूहा वाला एक्सपेरिमेंट कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा उसको, रोशनी के पास में ले जाएंगे तो। लेकिन अगर चूहे के पैरों में अभी अभी हल्का सा बिजली का झटका लगा लगा है, तो वह
आसान स्टिमुलस से घबरा कर उछल पड़ेगा। इस तरह की घटना को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। अगर उसको हल्का सा बिजली का झटका दे देंगे तो चूहा क्या होगा, उछलेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंसिटाइजेशन। रोशनी से, वायर से उसको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अगर रिस्पॉन्स आ भी रहा था तो वो बहुत कम आ रहा है। रिस्पॉन्स अगर आ भी रहा है तो वो बहुत कम आ रहा था, पर जैसे ही बिजली का झटका लगा तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, बढ़ गया। रिस्पॉन्स का बढ़ना क्या कहलाता है, सेंसिटाइजेशन कहलाता है। सेंसिटाइजेशन किसी स्टिमुलस के बार बार संपर्क में आने से होने वाला एक बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स है। सेंसिटाइजेशन का न्यूरल आधार साफ तौर पे पता नहीं है। सेंसिटाइजेशन की क्रिया होती है ये पता है, पर इसका जो न्यूरल आधार है वो अभी तक नहीं पता चला। सिंपल लर्निंग का दूसरा जो टाइप है वो है हैबिटुएशन। हैबिटुएशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण ये सेंसिटाइजेशन का बिल्कुल उल्टा है। सेंसिटाइजेशन का बिल्कुल ही उल्टा है। कैसे उल्टा है, कि सेंसिटाइजेशन में अगर हम कोई स्टिमुलस देते हैं और उस स्टिमुलस को बार बार दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। वही अगर हम हैबिटुएशन की बात करें तो अगर कोई रिस्पॉन्स बार बार, कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाता है, कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाता है तो जो रिस्पॉन्स होता है उसमें कमी आ जाती है। तो एक में रिस्पॉन्स बढ़ रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स की कमी आ रही, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। हिबिटुएशन सेंसिटाइजेशन का उल्टा है। हिबिटुएशन वह रिस्पॉन्स है जो जानवर के बार बार स्टिमुलाई के संपर्क में आने पर धीरे धीरे कम होने लगता है। हिबिटुएशन एक तरह का लर्निंग मैकेनिज्म, एक तरह का कैसा है, लर्निंग मैकेनिज्म है। जब बिना किसी खास मजबूत करने वाले तत्व के कई बार स्टिमुलाई को दोहराया जाता है तो जानवर के रिस्पॉन्सिवनेस में धीरे धीरे कमी आ जाती है। अभी मैंने बताया कि रिस्पॉन्स जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्टिमुलस को बार बार देंगे तो उसके प्रति क्या हो जाएगा, हिबिटुएशन आ जाएगा। वो हिबिटुएशन उसके अंदर देखने को मिल जाएगा जानवर के अंदर, तो वो क्या होगा, उस रिस्पॉन्स के प्रति कमी देखने को मिलेगी। अब उसको अपन कितना भी स्टिमुलस देंगे तो उसमें कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिटुएशन बोलते हैं। इसका सबसे इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, कि एक जो खेत है उसमें बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। इस खेत में बहुत सारे क्या है, कौवे बैठे हुए हैं। बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। ये जो क्रोज है ये इस फसल को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो किसान होगा वो क्या करेगा, इस फसल को बचाने के लिए इसमें बिजूका लगा देगा। ये बिजूका जो होगा इसको देख के स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ये कौवे डरेंगे और इसके पास में नहीं आएंगे, दूर दूर भागेंगे। पर एक दो दिन तक इसको देखते रहने से इनको पता चलेगा कि इस बिजूका से हमें कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो हिल डुल ही नहीं रहा है तो क्या नुकसान करेगा। इसलिए फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इस इस बिजुका के आसपास आने लगे, वो आसपास आने लगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बिजुका होगा तभी ये क्या करेंगे, फसल को खाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह से इन क्रो और फील्ड के अंदर अपन अच्छे से देख सकते हैं हिबिटेशन का एग्जाम्पल। सबसे अच्छा है पल हिबिटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि क्रोस प्रेजेंट इन क्रोन फील्ड्स, कि मक्के के खेत में जो कौवे उपस्थित होते हैं उसका ही अपन अच्छे से बता सकते हैं कि इस तरह से इनमें हिबिटेशन देखने को मिलता है। चलिए हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। हालांकि शुरू में सेंसिटाइज होने के बाद जानवर शांत हो जाता है और आखिर में स्टिमुलाई को इग्नोर करता है। पहले सेंसिटाइज हो जाता है फिर आखिर में स्टिमुलस को इग्नोर करता है। जैसे कि पहले तो कौवे बिच्छू को देख डर रहे थे, कुछ टाइम बाद में उसी बिच्छू को देखकर वो डरना बंद कर देते हैं और उसके पास में रहना शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि अब उसको जिस से डर लग रहा है, स्टिमुलस को क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का खत्म होना हिबिटुएशन है। हिबिटुएशन क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस का खत्म होना। रिस्पॉन्स जो होगा वो खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हिबिटुएशन बोलेंगे।
हिबोटुएशन में व्यवहार में धीरे धीरे गिरावट आती है। यह जानवरों के व्यवहार में एक बेसिक प्रोसेस है। यह इंसानों सहित जानवरों की हर प्रजाति में मौजूद होता है। इंसानों में भी होता है और जानवर की जितनी भी प्रजाति है उन सब में मौजूद होता है। और ये कैसी है, एक बेसिक प्रोसेस है। आदत डालने का सबसे मशहूर उदाहरण फसल के खेतों में खड़ा किया गया बिज्जू का। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था वही, कि जो फसल होती है इसके खेत में खड़ा किया गया जो बिज्जू का होता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हिबोटूशन एक तरह की आदत ही है, हम उसके स्वाभाविक हो जाते हैं उस रिस्पॉन्स के प्रति, यही है। पक्षियों को जल्द ही पता चल जाता है कि बिज्जू से कोई असली खतरा नहीं है। पक्षी ऐसे स्टिमुलस के प्रति सेंसिटाइज हो जाते हैं। आदत डालने से जानवर जरूरी सिग्नल पर ध्यान दे पाता है और दूसरे को नजरअंदाज कर पाता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये एक प्रकार से एसोसिएट लर्निंग का टाइप है। एसोसिएट लर्निंग का उदाहरण है। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम पेवोलियन लर्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको इवान पावलोव ने अध्ययन किया था। ये एक फिजियोलॉजिस्ट और इथोलॉजिस्ट थे, रूस के रहने वाले थे। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग को पेवोलियन लर्निंग भी कहा जाता है। जानवरों के इस तरह के लर्निंग मेथड की स्टडी सबसे पहले इवान पावलोव ने की थी, जो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट और इथोलॉजिस्ट थे। यह एसोसिएटेड लर्निंग का एक उदाहरण है। इवान पावलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुत्ते को इंटरवल में खाना दिया। जो खाना देना था वो क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और कुत्ते ने उस पर रिस्पॉन्स दिया लार टपका के। वो क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ये UCS था और ये UCR है। खाना देना UCS है और उस पर लार टपकाना UCR है। फिर इन्होंने घंटी बजाई पर कोई लार नहीं टपकी, कुत्ते ने कोई भी लार नहीं टपकाई। फिर इन्होंने घंटी बजाई और खाना दिया तो कुत्ते ने लार टपकाई। खाने को देखे कुत्ता लार टपकाएगा। घंटी बजाना एक कंडीशन है, घंटी बजाना एक कंडीशन था, और CS के देने से CSR आया, USR आया। CS के देने से CS आया, USR आता है। घंटी बजाई, खाना दिया और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिला, कुत्ते ने लार टपका दी। इस क्रिया को बार बार दोहराएगा। फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई, और कुत्ते ने क्या कर दिया, लार टपका दिया। इसका मतलब हमने कंडीशनल रिस्पॉन्स दिया और क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस दिया और हमें कंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिला। कंडीशनल स्टिमुलस दिया और कंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिल गया। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि हमने घंटी के साथ कुत्ते ने क्या किया है, अनुबंधन किया है, वो एसोसिएट होता है इस घंटी के साथ, इसलिए घंटी बजने पर वह लार टपका देता है जबकि खाना नहीं मिला तब भी। इस प्रकार हम क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग को समझ सकते हैं। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। जैसे खाना दिया और कुत्ते ने लार टपका ली, घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई लार नहीं टपकाई। घंटी बजाई, खाना दिया, कुत्ते ने लार टपकाई। इसको बार बार किया, बार बार दोहराया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजाई और कुत्ते ने लार टपका दिया। तो इस घंटी के साथ कुत्ते का जो है अनुबंधन हुआ है, उसने इस घंटी के साथ एसोसिएट किया है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कह सकते हैं। एसोसिएट लर्निंग में जानवर आसपास की घटनाओं और अपने रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन बनाता है।
एक भूखे कुत्ते को एक डिजाइन किए गए फ्रेम में रखा गया था। पावलो ने जानवर को रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा खाना दिया, जिससे लार टपकने लगी। अभी बताया अपन ने कि लार टपकने लगती है खाना देखते ही। फिर उन्होंने खाने की डिलीवरी से पहले घंटी बजाकर सिग्नल दिया, जिसे एक बाहरी स्टिमुलस माना जाता है। कुत्ते का बिहेवियर धीरे धीरे बदल गया और जानवर अपने होठ चाटकर और लार टपकाकर घंटी की तरह ओरिएंटेट करने लगा। घंटी की तरफ क्या होने लगा? वो ओरिएंटेड होने लगा। जैसे घंटी बजती वो होठ चाट कर लार टपकाकर उसके तरफ। अब जानवर सिर्फ घंटी की आवाज पर लार टपकाकर रिस्पॉन्स करने लगा, इससे पहले कि मीट पाउडर आए। एक्सपेरिमेंट में पावलो ने बताया कि घंटी की आवाज अनकंडीशनल स्टिमुलस से, घंटी की आवाज कैसा है? कंडीशनल स्टिमुलस से, और खाना जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस से, यूसीएस से। घंटी की आवाज क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस से, और खाना जो है वो क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस है। सिर्फ खाना देखकर लार निकलने को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस देंगे तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, है ना। खाना दिया और लार टपकी, इस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को कंडीशनल रिस्पॉन्स में बदल दिया गया, जिससे एक्सपेरिमेंटल कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज सुनकर भी लार टपकने लगी। यहाँ यूसीआर को सीआर में बदल दिया गया। हमने सीएस दिया, कंडीशनल स्टिमुलस दिया, और लार टपक गई, लार टपक गई तो कैसा हुआ? यूसीआर आया। तो हमने क्या किया कि इसको चेंज किया कि घंटी की आवाज सुनते ही उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्योंकि उसमें सीआर रिस्पॉन्स देखा। बाद में इस तरह के जो प्रयोग है वो चूहों और बंदरों पर भी देखे गए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट बाद में चूहों और बंदरों पर भी किए गए। अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इस तरह के सीखने के प्रोसेस को ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है। यह एसोसिएट लर्निंग का प्रकार है। सॉरी, स्लाइड गुम गई। यह एसोसिएटेड लर्निंग का रूप है, इसलिए जानवरों को कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट की मदद से सीखने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह की लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहा जाता है। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंटल दिया जाता है और वहाँ पर हमने कंडीशन रखी थी। कंडीशनल लर्निंग में कंडीशन रखी जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में कोई इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है जिससे कि जानवर सीख पाए। इस पर एक प्रसिद्ध इथोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उस पिंजरे के नीचे एक लूप लगा दिया था, और उस लूप को खींचने से वो बिल्ली बाहर आकर भोजन को खा सकती थी। इस पिंजरे से वह खाने बाहर पड़े हुए खाने को देख सकती थी। बिल्ली बहुत उछलती कूदती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो लीव को खींच लेती है और वो बाहर आकर खाने को खा लेती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट देकर हमने इसको सिखाया। देखिए, इस तरह का पिंजरा कैंची था, जहां पर बाहर की तरफ क्या था? खाना था। इस तरह का ये लीवर था। बिल्ली पहले बहुत सारा ट्राई करती है, इधर उधर दौड़ती है, और फिर इस लीवर पर या इस लूपों पर आकर पंजा लगाती है। जैसे ही ये इस पर पंजा लगाती है तो ये जो दरवाजा है वो खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर खाना खा लेती है। फिर बार बार यही प्रक्रिया की गई। बिल्ली अब इसी जगह के आसपास आकर करती थी, आकर उछलती थी और अपना पंजा मारती थी। गेट खुलता था और बाहर आकर भोजन को खा लेती थी। एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली अब सीधे ही इस लूप को खींचती है, दरवाजा खुलता है और भोजन को बाहर आके खा लेती है। तो ये जो है ट्रायल एंड मेथड है। पहले वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, फिर
उस चीज से वो सीखती है कि इसी लीवर को खींचना है, और इस लीवर को खींचने से ये गेट है जो खुल जाएगा, और गेट के खुलने से मैं बाहर आ जाऊंगी और खाने तक पहुंच जाऊंगी। अब उसको ज्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट में ही वो बाहर आ जाती है और खाना खा लेती है, कितनी भी बार उस बॉक्स में इसको बंद कर लो। तो इस तरह से है, थॉर्नडाइक ने बताया कि बहुत ज्यादा प्रयास करने पर हम चीजों को सीख जाते हैं। जानवर हो या फिर इंसान हो, प्रयास करने से चीजों को सीख जाता है, और एक बार सीख जाता है तो फिर उसका उसको अनुभव हो जाएगा। जब सीखते हैं, प्रयास करते हैं, तब बहुत सारी त्रुटियां भी होती है, और उन त्रुटियों से भी सीखने को मिलता है। चलिए इस को नोट्स में पढ़ लेते हैं। मशहूर इथोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक ने एक प्रॉब्लम बॉक्स डिजाइन किया था जो वर्टिकल बार से बना था, ताकि अंदर रखा जानवर बाहर के आर पार देख सकता है। बार के आर पार देख सकता है, जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स के आर पार वो देख सकता है। इस टाइप का पीछे से पूरा पैक है, पर ये आगे से पूरा खुला है, ये आगे से पूरा ये खुला है। इस जगह से ये पूरा जानवर जो बाहर आराम से देख सकता है। बॉक्स के अंदर एक लूप खींचकर बॉक्स का दरवाजा खोला जा सकता है। उसने एक भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा और खाना बाहर रख दिया। बिल्ली को अंदर रखा और खाने को कहाँ रखा? बाहर रख दिया। पहले तो बिल्ली ने कई एक्टिविटीज दिखाई, बहुत सारी एक्टिविटीज दिखाई, पूरे बॉक्स के अंदर उछली, लेकिन वह खाने तक नहीं पहुंच पाई। पर कितने भी प्रयास करने पर भी वह खाने तक तो नहीं पहुंच पाई। इत्तेफाक से बिल्ली ने लूप खींच लिया। अब इतना उछल रही तो लूप पे भी उसका मंजा चला गया होगा, और खाने लेने के लिए बॉक्स से बाहर निकल गई। इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे या तीसरे ट्रायल में बिल्ली का लूप खींचना सीखना बढ़ गया। दूसरे और तीसरे ट्रायल में देखा तो बिल्ली सीधे लूप को ही खींच रही है, तो उसका लूप को खींचना क्या हो गया? बढ़ गया। आखिर में बिल्ली ने बॉक्स के अंदर रखे जाते ही सही व्यवहार करना सीख लिया। सही व्यवहार कैसे कर रही? जैसे ही बॉक्स में रखा बिल्ली को, उसने लूप को खींचा और बाहर निकल गई और खाना खा लिया। ये सही व्यवहार करना उसने सीख लिया। थॉर्नडाइक ने इस तरह की लर्निंग को ट्रायल एंड एरर नाम दिया, क्योंकि जानवर ने बिना इनाम वाले व्यवहार को खत्म करना सीख लिया और सिर्फ इनाम देने पर ध्यान दिया। उसने ये सीख लिया कि इधर उधर पंजा मारने से कुछ नहीं कर, सिर्फ लूप को खींचना है और खाना लेना है, ये सीख लिया। इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग जो होती है, इसमें रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता है। ये हिडन लर्निंग भी कह सकते हैं इसको अपन क्या कह सकते हैं? हिडन लर्निंग भी कह सकते हैं। ये इंसान हो या फिर जानवर हो, उनके अंदर पहले से ही कोई ऐसा रिस्पॉन्स या ऐसा कोई व्यवहार छुपा हुआ होता है, जो समय आने पर अनुभव के माध्यम से उनको दिखाई दे देता है। ऐसी स्थिति में वो चीजें कर पाते हैं। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। लेटेंट लर्निंग एक ऐसा रूप है जो तुरंत किसी साफ रिस्पॉन्स में नहीं दिखता है। तुरंत तो नहीं दिखेगा। लेटेंट सीखने का एक ऐसा रूप है जो सीखे गए व्यवहार या जुड़ाव के किसी भी साफ रीइंफोर्समेंट के बिना होता है। इस तरह के सीखने के व्यवहार को हिडन लर्निंग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिडन लर्निंग कहते हैं, क्योंकि वो जानवर हो या इंसान हो, उसके शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, बस समय आने पर वो रिस्पॉन्स दिखाई देता है, पहले दिखाई नहीं देता है। यह एक जानी मानी बात है कि जानवरों की लर्निंग इनाम और सजा जैसे रीइंफोर्समेंट से प्रभावित हो सकती है, लेकिन पारंपरिक रीइंफोर्समेंट सीखने का एकमात्र तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई जानवर अपनी मर्जी से भूलभुलैया में घूम सकता है। कोई भी जानवर है अपनी मर्जी से भी भूलभुलैया में घूम सकता है। जब पहले से हम एक 2 चूहे लेते हैं, है ना, एक चूहा जिसको भूलभुलैया का पूरा नॉलेज है कि कैसे घूमना है उसके अंदर, एक ऐसा है जो पहली बार भूलभुलैया में, फर्स्ट टाइम भूलभुलैया में जा रहा है। तो जो पहले से सीखा हुआ है, जो पहले कभी भूलभुलैया में गया हुआ है, तो वो जल्दी भूलभुलैया से बाहर निकल जाएगा। और जो पहली बार गया है वो भूलभुलैया में घूमता रहेगा, उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर वो निकल ही ना पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीखा हुआ ज्ञान, जो सीखा था उसने पहले व्यवहार, वो उसका जो रिस्पॉन्स था वो उसके शरीर में, उसके मन में कहीं ना कहीं था। और जैसे ही वो बुलबुलिया में घुसा तो उसको वो चीजें याद आई, और याद आई तो वो उसी रास्ते से वापस बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, तो वो जल्दी से बाहर आ गया। और एक जो पहली बार गया वो अनुभव कर रहा है, अभी तक उस
उसने उस बुलबुले से निकलना सीखा ही नहीं है। पर एक बार जब उसको उस अनुभव हो जाएगा बुलबुले से बाहर निकलने का, तो दूसरी बार अगर उसको अपन बुलबुले में रखेंगे चूहे को, तो वो फटाक से उस बुलबुले से बाहर निकल जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हिडन लर्निंग या फिर लैटेंट लर्निंग, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स होता है वो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं छुपा रहता है। जब एक पहले से अनुभवी चूहे और एक नए चूहे को बुलबुले में दौड़ने दिया जाता है, तो पहले वाला तेज दौड़ता है क्योंकि उसे पहले से पता होता है। सीखने या कोई रिस्पॉन्स छिपा रहता है या लेटेंट रहता है और बाद में जाहिर होता है। इस तरह की लर्निंग को लेटेंट लर्निंग कहते हैं। लेटेंट लर्निंग में सीखने के समय कोई इनाम या सजा नहीं होती है। लेटेंट लर्निंग इंसानों में भी होती है। देखो, लेटेंट लर्निंग जो होती है इंसानों में भी होती है। इसमें ना तो कोई इनाम दे रहे सीखने के, ना तो हम इनाम दे रहे और ना ही कोई सजा दे रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता के कामों को देखकर सीख सकते हैं, लेकिन वे इसे बाद में तभी दिखाते हैं जब सीखी हुई चीजों की जरूरत होती है। वो अपने माता पिता से अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छे संस्कार सीखते हैं, और जब उनकी जरूरत होती है तब उनको दिखा भी देते हैं। जरूरी नहीं कि हम रोज उनको दिखाएं। जब वक्त आता है, सही समय आता है उनको दिखाने का, उसी टाइम पर वो चीजें दिखाई दी जाती है। यही क्या होती है? लेटेंट लर्निंग। सीखा हुआ ज्ञान लेटेंट रहता है, लेटेंट अवस्था में रहता है, और फिर टाइम आने पर वह दिखाई देने लग जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग एक नया रिस्पॉन्स अचानक बनना इनसाइट लर्निंग होता है। ये जो होता है ट्रायल एंड एरर बिहेवियर से अलग होता है, उसके जैसा नहीं होता है। इनसाइट लर्निंग होती क्या है? इनसाइट लर्निंग होती क्या है, इसको समझते हैं। इनसाइट लर्निंग में क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई और हम उस प्रॉब्लम के बारे में कंसंट्रेट होकर सोच रहे हैं। कोई भी जानवर है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई है और वो उस कंसंट्रेशन होकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। फिर उस कंसंट्रेशन सोच के साथ उसके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सामने आ जाता है। तो वो उसके अंदर उसका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है वो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इनसाइट लर्निंग बोले। इनसाइट, उसके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका छुपा हुआ था और उसको सोचने पर, अच्छे से सोचने पर उस प्रॉब्लम का समाधान उसको मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनसाइट लर्निंग कहते हैं। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। इनसाइट लर्निंग नया रिस्पॉन्स अचानक बनना है जो ट्रायल एंड एरर बिहेवियर से नहीं मिलता है। ट्रायल एंड एरर बिहेवियर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसमें वो बहुत अभ्यास करता है, पर इसमें तो ऑलरेडी अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इनसाइड लर्निंग एक प्रॉब्लम है जो एक्सपीरियंस को अचानक अडेप्टिव रिकॉग्नाइज करती है। यह सोचना कि किसी खास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है कुछ मिनटों तक कंसंट्रेशन सोच का नतीजा है। कभी कभी कोई जानवर प्रॉब्लम बहुत तेजी से सोल्व कर सकता है क्योंकि उसके अंदर इंसाइट लर्निंग देखने को मिलती है, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में अपन देखते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी के जो चिंपैंजी है इसको किसी एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है और उस कमरे के अंदर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं और ऊपर, बहुत ऊपर जहां पर उसका हाथ ही नहीं पुगता है, वहां पर क्या लगा रखे हैं? ये फल लगा रखे हैं, केले लगा रखे हैं। अब जो चिंपैंजी होता है 2 मिनट वो सोचता है और सोचता है कि इन बॉक्स पर चढ़कर, इन बॉक्स को एक ऊपर के रख के मैं अपनी हाइट को बढ़ा सकता हूँ, एक के ऊपर एक रख के मैं इस हाइट को बढ़ा सकता हूँ और फिर मैं इन केलों तक पहुंच सकता हूँ, और वो ऐसे ही करता है। तो उसके अंदर ये था कि इन बॉक्स को रख कर इस तक केले केले तक पहुंचा जा सकता है, और इन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख कर मैं इस केले तक पहुंच सकता हूँ। तो ये क्या था? उसके इनसाइड था। इसी को हम इनसाइड लर्निंग कह सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि चिंपैंजी को किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया और वहां पर किसी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और वहां पर ऊपर की तरफ केले या फल लगा दिए और उसको 2 बांस के डंडे दे दिए। कितने डंडे दिए? 2 डंडे। उन दोनों डंडों के जो सिरे थे, जो पोल थे, उस पोल पर इस तरह से उनको डिजाइन किया गया था कि वो एक दूसरे में फिट होकर एक लंबा डंडा बना ले। पहले तो चिंपैंजी को समझ में ही आता है कि मैं उस केले तक उस डंडे के जरिए कैसे पहुंचूं, पर फिर बाद में क्या करता है? वो थोड़ा प्रयास करता है, थोड़ा सोचता है और उन पोल को फिट कर लेता है और एक लंबा डंडा बना लेता है और आसानी से केलों को तोड़ लेता है, ले लेता है। इस प्रकार की लर्निंग को हम इनसाइट लर्निंग कह सकते हैं। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। इसमें भी देखो और अच्छे से दिखा है। ये देखो यहाँ पर
और ये बॉक्स वाला कि बॉक्स पर चढ़कर केले तोड़ रहा है और यहाँ पर डंडे से केले ले रहा है। यह ट्रायल एंड एरर टाइप की लर्निंग से अलग है। जाने माने इथोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग कोकलर ने चिंपैंजी के साथ कई क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट में पिंजरे में बंद चिंपैंजी को 2 बांस के डंडे दे दिए गए, जिनमें से कोई भी पिंजरे के बाहर फल तक पहुंचने के लिए काफी लंबा नहीं था, लेकिन पोल ऐसे डिजाइन थे कि उन्हें एक साथ फिट करके एक लंबा डंडा बनाया जा सकता था। चिंपैंजी ने पहले तो फल तक पहुंचने के लिए किसी भी डंडे से कोशिश की पर नाकाम रहा। दोनों डंडे से कोशिश कर रहा था पर नाकाम रह रहा था। बाद में गलती से चिंपैंजी ने पतले डंडे को दूसरे डंडे के खोखले सिर में धकेलकर डंडों को एक साथ जोड़ दिया और फिट किए गए लंबे डंडे से फल निकाल लिया। इनसाइट लर्निंग को लर्निंग का एक बेहतर तरीका माना जा सकता है। यह जानवरों को स्थिति में ज्ञान पाने और उसे दूसरी स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। कोई भी कंडीशन है, कोई भी स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पहले तो उसको ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को वापस से वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसलिए इसको लर्निंग का बेहतर तरीका माना जा सकता है, बेस्ट मेथड माना जा सकता है ना, बेस्ट मेथड माना जा सकता है। अब है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्प्रिंटिंग एक बड़ा टॉपिक है और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।